तो सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे बड़ा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा? लोगों के बीच इस तरह की बातें रखी गई, एक तरह से उनको कैंपेनिंग के जरिए ये हिंट दी गई कि आप डिसाइड करें कि आपके लिए सुरक्षा ज़्यादा मायने रखती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। माना कि अगर ज़्यादा नौकरियां नहीं मिल रही है लेकिन आपको सुरक्षा तो प्रोवाइड की जा रही है, तो इस तरह की कैंपेनिंग जो हुई, ऐसे में लोगों के लिए अब अहम हो जाता है कि वो अपने लिए क्या चुनते हैं, क्या उनके लिए मुद्दे अहम हो जाते हैं। रायबरेली हाई प्रोफाइल सीट जहां पर माना जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन क्या अब वो अभी भी लेगेसी है कांग्रेस की? क्या रहेगी कांग्रेस की लेगेसी इस इलेक्शन के बाद? मुश्ताक आमिर हमारे नुमाइंदे रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर वोटिंग जारी है रायबरेली में। अब तक की क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज है? मुश्ताक आमिर, सबसे पहले हमें ये बता दें। नज़र, सबसे पहले ये बता दें कि अब तक का जो वोट परसेंटेज रहा है 11 बजे तक, वो 22% से कुछ ज्यादा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इसी तरह का रेशियो रहा तो 5 बजे तक ये 55 और 60 के दरमियान पहुंच सकता है। जाहिर है, जैसा कि आपने अभी कहा कि रायबरेली एक वीआईपी हल्का इंतखाब है और ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अब ये ऐसी बात नहीं रही है। यहाँ के गढ़ में कई तरह की राजनीतिक पार्टियों ने सेंध लगा दी है। यहाँ समाजवादी पार्टी भी पूरी जोर से और पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है और बीएसपी भी लड़ रही है। लेकिन वोटर की जो अपनी समस्याएं हैं, वोटर का जो अपना मुद्दा है, वो इन तमाम पार्टियों से थोड़ा मुख्तलिफ है, अलग है। और वो वोटर अपनी तरजीहात की बुनियाद पर और अपने मसाइल की बुनियाद पर वो वोट दे रहा है। तो कुछ वोटर्स जो हमारे दरमियान हैं, जो मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ उम्रों से भी उनका ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ तरह की तालीमात भी उनके साथ हैं, और इनमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूँगा कि आपने किस मुद्दे पर, किस इशू पर वोट किया है? हमने तो राष्ट्रवाद पर वोट दिया है। राष्ट्रवाद मुख्य मुद्दा है जो हमारे देश की और हमारी समस्याओं को से निजात दे, उसी को जो है वोट देने का जो है मन बनाया है। और ज्यादातर राष्ट्रवाद की बात तकरीबन सभी पार्टियों ने कुछ न कुछ अपने एंगल से की है। आप ये बताएं कि आपने किस तरह के राष्ट्रवाद की? क्या वो बीजेपी का राष्ट्रवाद है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रवाद है, बीएसपी का है, या एमआईएम का है, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का? नहीं, यह राष्ट्रवाद जो है हमारे अपने व्यक्तिगत है, धर्म से संबंधित है। जो हमारे धर्म, ईमान, हमारे जो है हमारा ख्याल रखे, हमारी जो मान्यताएं हैं उनको जो है स्थान दे, वो भी समझे, तब जो है ये राष्ट्र जो है मजबूत होगा। हम राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ही अपना वोट डाले हुए हैं। अच्छा, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आपने वोट दिया है। क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा के अलावा भी कुछ और भी मुद्दे हैं जो इससे अलग हट करके हैं, जो बुनियादी मुद्दों में शामिल किए जा सकते हैं? कानून व्यवस्था जी, किस तरह से? भाई, पहले की सरकारों में आप देखिए, कोई भी गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, किसी की साइकिल छिन जाती थी, किसी की मोटरसाइकिल छिन जाती थी। लेकिन अभी पिछले 5 साल में, मतलब कि जो भी जिसकी सरकार थी, योगी सरकार, उसमें कानून व्यवस्था अच्छी थी। सारी जनता को पता है, यूपी की जनता को, कि पहले का कानून व्यवस्था का क्या माहौल था और इन 5 सालों में कानून व्यवस्था का क्या माहौल। जितने माफिया राज थे, जितनी गुंडई थी, योगी बाबा ने सबको खत्म कर दिया। भाई, हमने तो कानून व्यवस्था को देख के ही वोट किया। देखिए, माफिया को लेकर के या माफियागिरी को लेकर के बीजेपी ने एक बहुत सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की है। तो उससे क्या मतलब है कि किसी खास तबके से उसको समझा जाए, या माफिया मतलब सभी तबके से उसका ताल्लुक? नहीं, सभी तबके से इसका मतलब समझा जाए। ये थोड़ी है कि अब नहीं, मुख्तार अंसारी, अतीक रहमान, विकास दुबे होते हैं ना, नहीं, उनका नाम बहुत कम लिया गया। मुश्ताक, लोगों ने बात यहाँ पर राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिस तरह से पार्टियों ने पेश भी किया है इस मुद्दे को। अनिल कुमार जी, जब राष्ट्रवाद की बात आती है और पार्टियां कहती हैं राष्ट्रवाद सबसे ऊपर, राष्ट्रवाद को देखकर ही वोट दे, लेकिन हम राष्ट्रवाद किसको समझे? क्योंकि हर पार्टी की जो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन है, नेशनलिटी की डेफिनेशन है, उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड होती है। तो ऐसे में जब पार्टियां कहती है राष्ट्रवाद पर वोट दे, तो वो कहीं ना कहीं ये कह रही होती है कि हमारा जो नजरिया है राष्ट्रवाद का, हम जिस तरह से राष्ट्रवाद को देखते हैं, आप उसको मानकर चले, उस पर वोट दे। अनिल कुमार जी।
के ही लहजे में बातें करता है और खुली छतों के। ये इतना वेग लफ्ज है राष्ट्रवाद। मैं एक बार कहीं गया हुआ था तो मैंने वहां कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, उनसे बातचीत हो रही थी तो ये राष्ट्रवाद की बात आई तो मैंने सबसे पूछा कि आखिर राष्ट्रवाद है क्या? क्या 2014 के पहले ये राष्ट्रवाद नहीं था? यहाँ भारत बहुत कमजोर था, किसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। राष्ट्रवाद इनका जो है ये एक छुपा हुआ शब्द है, इसका अर्थ इनका है हिंदू राष्ट्रवाद से। तो ये राष्ट्रवाद भी इनका बड़ा कंडीशनल है। जहां आईएनसी से लड़ाई है इनकी, वहां राष्ट्रवाद का मुद्दा उठता है, और जहां एसपी से इनकी लड़ाई है वहां कानून व्यवस्था की बात उठाते हैं ये। तो ये बड़ा सिलेक्टिव है ये सब वर्ड, ये सिर्फ नैरेटिव्स है, इसके अलावा इसका कोई मानी नहीं है। जी, तो जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो ये भी कहा जाता है कि सिक्योरिटी को देखना काफी अहम है, और यूपी में इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, गुंडा राज चाहिए कि आपको फिर से चाहिए कि आपका जो कारोबार है वो खतरे में आ जाए, तो सिक्योरिटी को सबसे ऊपर माने अनिल कुमार जी। जी, सिक्योरिटी एक बहुत अहम मुद्दा है, किसी भी सोसाइटी के लिए सिक्योरिटी का अहम मुद्दा है, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो या फिर व्यापारियों के प्रति हो। लेकिन क्या आज यूपी एकदम बिल्कुल शांत हो गया है? क्या वहां गुंडा राज अभी नहीं है? गुंडा राज तो सबसे ज्यादा सत्ता की तरफ से हो रही है, पुलिस का गुंडा राज आ गया है। कोई सहाफी बोल नहीं सकता, उसको जेल दे दिया जाएगा, या गुंडा राज नहीं है क्या? कोई सत्ता के खिलाफ बोले तो उसके घर उजाड़ दिए जाएंगे, ये गुंडा राज नहीं है क्या? तो गुंडा राज शिफ्ट हो गया है सत्ता में। बाद बाकी जो ये गुंडा राज कहते हैं उसमें अतीक अहमद जैसे कुछ मुस्लिम लीडरान का नाम लेते हैं, इसके अलावा एक विकास दुबे को छोड़ के किसी भी हिंदू संवर्ग से किसी भी क्रिमिनल का नाम नहीं लिया जाता। क्या क्रिमिनल केवल मुसलमान में है? मैं ये जानना चाहता हूं जी। तो इनका ये जो सिक्योरिटी का मुद्दा है ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल नैरेटिव्स है और कुछ नहीं है। ये विभाजन की नीति ये चलाते हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा के या फिर सिक्योरिटी का मुद्दा उठा के। इनका जो मूल जो मेन मतलब है वो सिर्फ पोलराइजेशन है। न इनको सिक्योरिटी से मतलब है, न इनको राष्ट्रवाद से मतलब है। जी, वो एक लगता है कि सेलेक्टिव टर्म्स यूज की जा रही हैं, और ये बिल्कुल, पेटेंट है सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, कुछ पार्टीज के लिए जो जिनके लिए राष्ट्रवाद है, और दूसरे सारे ही जो है एंटी हो जाते हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह साहब ये बता दें कि जब रायबरेली की बात करते हैं तो कांग्रेस की बात उठती है, गांधी परिवार की बात उठती है, लेकिन इस बार क्या हम माने कि क्या अपनी रेलेवेंस रायबरेली में कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी या नहीं? देखिए, कांग्रेस जो है पूरे उत्तर प्रदेश में रिवाइवल का चांस कहीं पर नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 34 साल से जो उसका जो है वनवास चल रहा है, वो आगे आने वाले शायद कुछ और दशकों तक उसका वनवास जारी रहेगा, और उसकी वजह उसके कुछ नीतियां हैं जो कि न तो समाज के प्रति न तो देश के प्रति। रही बात, अभी बात हो रही थी और बड़ी अनर्गल बात हो रही थी, और इसमें जो है देखिए एक हमारे यहाँ पे कहावत है, अनिल जी पता नहीं उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि कहीं और पे रहते हैं, किस ग्रह पर रहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है एक जो कहावत है कि जात न पूछो साधो की, वैसे जात न पूछो गुंडों की। गुंडों की कोई जात नहीं होती है, अराजक तत्वों की कोई जाति नहीं होती है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, जो भी हो, जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है तो इसका जो है सम्मान होना चाहिए। इस बात के लिए लोगों में को प्रशंसा करनी चाहिए। तो गुंडों के खिलाफ कार्रवाई अगर मुस्लिम है तो क्या मुस्लिम के खिलाफ नहीं की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, और तार ठोक के की जाएगी, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो। अगर गुंडा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रही बात अभी राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, देखिए राष्ट्र के प्रति आप समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण है, वही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद और कुछ नहीं है। तो देखिए इस चुनाव जो है राष्ट्र जो 3-4 चीजें यहाँ पे हैं, एक तो राष्ट्रवाद है, एक जाति है, एक धर्म है और एक विकास है। इन चारों चीजों पर उत्तर प्रदेश का ये चुनाव होने वाला है। रही बात अभी दलितों के बारे में लगातार बात की जा रही थी, और अनिल जो मैं बताना चाहूंगा केवल उत्तर प्रदेश में दलित ही नहीं है, उनका भी एक परसेंटेज है, लेकिन उनके साथ साथ ओबीसी भी है, उनके साथ साथ सवर्ण भी है, उनके साथ साथ मुस्लिम भी है, तो सब है, केवल दलित नहीं है। और आप अभी से जो है जो आप अंदाजा लगा रहे हैं कहाँ से कितनी सीट किसको मिलने वाली है, ये तो जो है एक मौखरी हो गई ना, डेमोक्रेसी के खिलाफ लोग वोट दे रहे हैं, और अभी आपसे रिजल्ट जो है आप जाहिर करें कितने लोग कौन जीतेंगे। रही बात देखिए
एसपी और बीएसपी, आपको पता है कि इसका एक गठबंधन भी हुआ था, और जब एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था उसमें कोई कारनामा नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है इस बार कोई कारनामा हो जाएगा? कोई कारनामा नहीं होने वाला है। और गठबंधन जो होता है वो आपको देखिए, जनता की जब वोट देने जाती है उसके दिमाग में होता है कौन हमें सुरक्षा देगा, उसके दिमाग में होता है कौन हमें विकास देगा, उसके दिमाग में होता है कौन हमें जो है रोजगार देगा। इन सब बातों पर चुनाव होता है। और जात धर्म का तो एक एंगल है ही, लेकिन अगर सरकार कार्रवाई करती है गुंडों के खिलाफ, उसका जो है स्वागत होना चाहिए। और इस बार के यूपी के चुनाव में चाहे वो दलित हो चाहे महिला हो, महिलाओं को आप कैसे बोल रहे हैं 50% की आबादी महिलाओं की है, और महिलाएं की आज जो है उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो अगर आप सुरक्षा देंगे और अगर आप डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, सबको बराबर उसका जो है साथ मिला है। तो इसको देखते हुए हम लोग बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। और क्योंकि मैं भी घूमता हूँ देखता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि टक्कर तो है, लेकिन टक्कर केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। और देखते हैं कितना सीट किसको आती है, ये तो समय बताएगा, 10 तारीख को बताएगा। 10 तारीख को साफ हो जाएगा, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। अनिल कुमार जी क्या कहेंगे? आपने सुना प्रोफेसर विवेक सिंह ने क्या कुछ कहा, उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। कि जो भी फ्रीबीज बटे हैं सबको बटे हैं, लेकिन क्या उनसे पूछा जाए कि क्या मार्च के बाद भी बटेंगे? उसके बाद इनकी क्या नीतियां रहेंगी? ये जीते तो भी बंद हो जाएगा और हारे तो बंद होना ही होना है। तो ये सारा के सारा आप फ्रीबीज रिश्वत के रूप में आप दे के सोच रहे हैं कि मैंने एक ऐसा संपर्क बना लिया है जिसके बदले में, अभी आपने सुना होगा एक विधायक मोहतरमा का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिन्होंने कहा कि ये हमारा गला खा जाते हैं, ये सब कुछ इनको चाहिए और ये नमस्ते भी नहीं लेते। ये देखिए, ये डबल इंजन सरकार में डबल एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। मोदी जी के प्रति भी अभी पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी है और योगी जी के प्रति है। तो ये दोहरा मार इनके ऊपर है, दोहरी मार है। और ये फ्रीबीज से कुछ नहीं होने वाले हैं। लोग समझते हैं कि भीख में मिली हुई चीज से आप उसे खरीद नहीं सकते। उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए महंगाई से निजात चाहिए, उन्हें चाहिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये बहती लाशें लोग भूल गए हैं क्या? क्या ये जमीन में दफनाई गई लाशें लोग भूल गए क्या? कोरोना काल में न हेल्थ है, न एजुकेशन है, न रोजगार है। लोगों को वो चाहिए। आप सिक्योरिटी के नाम पे, आप गुंडा राज के नाम पे, आप देश के प्रति मोहब्बत को जगा करके सारे लोगों के तरीके से देश के उत्तर प्रदेश के लोगों को जो कि फ्री में राशन ले रहे हैं उनको भिखारी बोल रहे हैं, ठीक नहीं। ठीक है, सबके दिलों में है। मैं भी उतना ही देशभक्त हूं जितना आप हैं, लेकिन देशभक्ति अपनी जगह, रोजी रोटी अपनी जगह। रोजी रोटी मिलेगी तभी ये वोट मिलते हैं। देशभक्ति से वोट नहीं मिलते। देश के लिए हम भी लड़ना जानते हैं, हमारे खानदान में भी लोगों ने देश के लिए लड़ाई की है। तो ये कहने की बातें हैं। अनिल कुमार जी यहाँ पर आंकड़े हैं। जी विवेक सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, जो है मैं इनके बात पे बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि 15 करोड़ लोगों को अगर बेनिफिशियरी हैं, उनको राशन मिल रहा है, तो उसको आप भीख कह रहे हैं। तो क्या आप 15 करोड़ लोगों को भिखारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के? ये बहुत जो है अनर्गल बयान है। आपको लगता है इस पर माफी मांगनी चाहिए। आप 15 करोड़ लोगों को आप भिखारी नहीं बोल सकते। आप 15 करोड़ लोगों को भिखारी करके शर्म आनी चाहिए कि 18 करोड़ लोग आपके टुकड़ों पे आप उनको जिंदा रखे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे ताकि वो अपने कदमों पे खड़ा हो सके। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोल के। मुझे क्यों शर्म आएगी? भिखारी कह रहे हैं। नहीं, आप 15 करोड़ लोगों को आप बोल रहे हैं ना, मैं तो 15 करोड़ लोगों को नहीं बोला। अगर आपने उनकी जीविका के लिए क्या किया है? ये 5 किलो अनाज से उनकी जिंदगी कट जानी है क्या? 5 किलो अनाज को आप भीख बोलेंगे और 15 करोड़ लोग जो ले रहे हैं आप उनकी आजीविका का स्थायी उपाय क्या कर रहे हैं? आपको ये बताना चाहिए। आपको ऐसी भाषा का आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपको ये शर्म आनी चाहिए कहने में कि 18 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। आप इसके लायक भी नहीं रहे कि 18 करोड़ लोगों के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था कर सकें। जिस चैनल पे आप बोल रहे हैं, एक इंटरनेशनल चैनल, उनके रोजगार के लिए कुछ कर सके। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हैं। और इसके लिए आप ताली बजा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं इसके लिए।
आपके पास ना तो कोई तथ्य है, ना तो आपके पास कोई डेटा है, ना तो आपके पास कोई बात है, ना तो आपके पास कोई तर्क है। आप केवल जो है इस बात पे जो है 15 करोड़ लोगों की आप अपमान कर रहे हैं, आप उनको भिखारी बोल रहे हैं क्योंकि वो अनाज फ्री में लेते हैं। इस तरीके का आपको जो है कुदरत नहीं करना चाहिए। सुनिए, आप कर रहे हैं जनाब, अपमान आप कर रहे हैं। ये बार बार कह के आपके विधायक बोल रहे हैं, आपके नेता गालियां बक रहे हैं कि ये लोग अनाज खा रहे हैं और वोट नहीं दे रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। विवेक सिंह जी, लेकिन यहाँ पर ये सवाल तो उठता है कि क्या मुफ्त अनाज देना इस मामले का हल है? जो लोगों के पास रोजगार नहीं है, क्या ये हल उस चीज का परमानेंट है कि आप मुफ्त अनाज उनमें बांटा जाए? बिल्कुल परमानेंट जो है ये नहीं हो सकता है और रोजगार पे फोकस करना पड़ेगा। रोजगार पे फोकस किया भी गया है, लेकिन करोड़ों लोगों चलिए ठीक है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अब आगे जिसकी भी सरकार बनेगी वो एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर आए। अनिल कुमार साहब, प्रोफेसर विवेक सिंह जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।